आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में जो है वो भूगोल से संबंधित उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो बीपीएससी के द्वारा बिहार के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। अब देखिए इसके पहले जो है हम एक बार जो है वो ज्योग्राफी सारी ख़त्म करवा चुके हैं। ये जो हमारी क्लास रहने वाली है वो रिविज़न की रहने वाली है, तो हम इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो सेशन में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी लोग जो है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहां पर हम जो है वो डेली क्लास की पीडीएफ और इम्पॉर्टेंट ई बुक्स और जो है इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है वो शेयर करते रहते हैं। तो उम्मीद है आप सभी लोग जो है वीडियो को लाइक कर दिए होंगे और हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भारत का क्षेत्रफल जो है वो संसार के क्षेत्रफल का कितना है, तो आप सभी को पता होगा कि 2.4% है। अगर नहीं पता तो याद कर लीजिए, ये जो है एक नंबर का सवाल जो है आपसे बन सकता है। ठीक है, तो भारत का क्षेत्रफल जो है वो संपूर्ण क्षेत्रफल के अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कितना है, तो 2.4% है। परंतु इसकी अब आपसे क्या पूछ रहा है कि जो जनसंख्या है वो कितना है, तो संपूर्ण मानव जाति का 16% है या 17 या 18 या 28। तो देखिए इसमें जो है हमारा जो भारत की जनसंख्या है वो संपूर्ण मानव जनसंख्या की 17.5% है। 17.5%, ठीक है, 17.5% है। लेकिन यहाँ पे जो है 17.5% नहीं दिया गया है, तो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो हम 17% के साथ जाएंगे। इसलिए हमारा जो बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। और ये हमारा सवाल है जो 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में आपसे पूछा गया था। ठीक है, अगर हम बात करें तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको जो बता रहा हूँ 3.28 मिलियन भी इसको लिख देते हैं, 3.28 मिलियन, तो ये भी सही हो जाएगा। और 32.8 लाख किलोमीटर अगर लिख दे तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये मिलियन में लिखा जाएगा 3.28 और 32.8 जो है ये लाख किलोमीटर में लिखा जाएगा और 32,87,263 किलोमीटर लिखा जाएगा। तो अगर ये तीनों स्टेटमेंट आपको घुमा फिरा के दे दे तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आप सभी को पता है कि 1 मिलियन में जो है कितना होता है, तो 1 मिलियन में 10 लाख होता है। तो इस प्रकार से जब हम 3.28 लिखते हैं तो हमारा 32 लाख लगभग और 87,000 जो है हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको बहुत ही इसीलिए सारे के सारे आपके कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर कर दिए हैं। कहीं आपको 3.28 मिलियन लिखा मिल जाता है, कहीं 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर मिल जाता है। तो इसमें क्या होता है, अब तो जो है 5 ऑप्शन मिलने लगे हैं और आप क्या करेंगे कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर पर टिक कर देंगे, लेकिन आपका जो है उपयुक्त में से एक से अधिक सही होगा, तो वहाँ पे आपका सवाल जो है वो गलत हो जाएगा। तो अगर हम बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और जो एरिया है वो कितना है 2.4% और जनसंख्या जो है वो 17.5% है। किसके अनुसार, तो 2011 के सेंसस के अनुसार। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि जो है निम्नलिखित में से किस राज्य से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। आपको बताना है कि इनमें से जो राज्य दिए गए हैं इनमें से कर्क रेखा जो है वो कहाँ से नहीं गुजरती है। तो आप सभी को पता होगा कि उड़ीसा से जो है वो नहीं गुजरती है। ठीक है, जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से। शॉर्टकट है मित्र पर गमछा झार। ठीक है, मित्र पर गमछा झार याद रखिएगा, और नहीं याद है तो याद कर लीजिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से जो है वो गुजरती है। अब देखिए ये जो सवाल है आपका बीपीएससी बीएओ मार्च 2024 में पूछा गया सवाल है। तो इस प्रकार से जो है वो और भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा, आपको ये याद रखना है कि 8 राज्य जो है वो कर्क रेखा गुजरती है वहाँ से, और वो कौन कौन से हैं मैं आपको फिर से बता देता हूँ। अगर आपने नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपसे पूछ लेता है पूर्व से पश्चिम का क्रम लगाइए या पश्चिम से पूर्व का क्रम लगाइए। तो मैं आपको पश्चिम से पूर्व का क्रम जो है वो बता देता हूँ, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपका गुजरात आ जाता है। ठीक है, गुजरात, उसके बाद हमारा क्या आएगा, तो गुजरात के बाद जो है वो मध्य प्रदेश आएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश नहीं आएगा दोस्तों। गुजरात के बाद जो है वो हमारा क्या आएगा, तो राजस्थान आएगा। राजस्थान आएगा, एक मिनट मैं फिर से लिख देता हूँ। अगर हम बात करें तो वेस्ट टू ईस्ट मतलब पश्चिम से जो है वो पूर्व की तरफ अगर आपसे पूछे तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा गुजरात। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ गुजरात, फिर आपका राजस्थान, और फिर आपका आ जाएगा मध्य प्रदेश, फिर आपका आ जाएगा छत्तीसगढ़, क्योंकि मध्य प्रदेश से ही छत्तीसगढ़ बना था,
उसके बाद जो आपका आ जाएगा वो आपका झारखंड आ जाएगा। झारखंड के बाद हम कहाँ चले जाएंगे तो पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद जो है वो हम त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद जो है हमारा लास्ट में सबसे ज़्यादा मिजोरम आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्रम याद रखिएगा। देखिए कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। अब आपसे पूछ रहा है भारत विस्तृत है, आपसे जो है भारत की अवस्थिति पूछ रहा है। तो भारत जो है अगर इनमें से बात किया जाए, हम देखिए भारत जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी दिशांतर से लेके जो है वो 97 डिग्री और 25 मिनट तक विस्तृत है। अगर हम अक्षांश की बात करें, ये तो हमारा देशांतरीय विस्तार है, अगर हम अक्षांश की बात करें तो अक्षांश जो हमारा है वो 8.4 डिग्री, या 8.4 कह रहा हूँ, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके और 37 डिग्री 6 मिनट तक है, 37 डिग्री 6 मिनट। तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि इसमें जो है वो हमको ना 8 डिग्री 4 मिनट कहीं दिख रहा है और 37 डिग्री हमारा 6 मिनट भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो डी विकल्प होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। और ये जो सवाल है आपका वो 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में आपसे पूछा गया है। तो उम्मीद है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए आपसे पूछा गया है बीपीएससी स्कूल टीचर में कि इनमें से जो कौन सा नगर है वो कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। देखिए हमारी जो कर्क रेखा है वो भारत के जो है बीचों बीच से जाती है 8 राज्यों से। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा नगर है जो उत्तर में अवस्थित है। उत्तर का मतलब यहाँ, ठीक है, यहाँ ये हमारी ऊपर की तरफ उत्तर हो जाती है और नीचे जो है जो हमारा ये हमारा साउथ हो जाता है। ठीक है, तो इनमें से जो है वो कौन सा है, तो देखिए जो हमारा आइजोल है, आइजोल ये हमारा जो है वो उत्तर में अवस्थित है, इसीलिए हमारा जो बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो इनमें जो आइजोल है जो मिजोरम की राजधानी है, ठीक है, वो हमारा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, जबकि भोपाल मध्य प्रदेश और रांची जो है झारखंड ये दक्षिण में स्थित है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मीन टाइम जिसे हम जीएमटी कहते हैं उसके बीच में कितने का अंतर पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है इसमें देखिए करेक्ट नहीं दिया गया है, हमारा जो अंतर है वो 5.5 घंटे का है। कितना, तो 5.5 घंटे का, वो भी प्लस में। ठीक है, प्लस में 5.5 घंटे का है, तो याद रखिएगा। मैं थोड़ा सा आपका 1 मिनट लूँगा, मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए जो भारत की मानक समय रेखा है या भारत जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हम बोलते हैं वो हमारी क्या है, तो 82 डिग्री और 5 मिनट है, या हम इसको 82.5 डिग्री कहते हैं। इसको हम कैसे लिखते हैं, तो 82 डिग्री और 30 मिनट लिखते हैं। ठीक है, 30 मिनट, ये भी याद रखिएगा, 30 मिनट लिखते हैं और इसको हम 82.5 डिग्री भी लिखते हैं, 82 सही 1/2। ठीक है, तो ये तो हो गई लिखने वाली बात। अब देखिए जो ग्रीनविच मीन टाइम है जो लंदन से गुजरती है, ठीक है, ये है हमारी 0 डिग्री। ठीक है, अब देखिए अगर हम ग्रीनविच मीन टाइम के पूरब में जाएंगे, पूरब में जाएंगे तो हमारा समय जो होगा वो प्लस होगा। प्लस कैसे होगा, कितना होगा, तो 1 डिग्री पे हमारा 4 मिनट बढ़ेगा, 1 डिग्री पे हमारा 4 मिनट बढ़ेगा। अब ऐसा समझ लीजिए कि 1 डिग्री देशांतर को घूमने के लिए पृथ्वी 4 मिनट ले लेती है। ठीक है, तो हम सीधे सीधे समझते हैं कि 1 डिग्री पे कितना बढ़ेगा, 4 मिनट। और अगर हम जो है वो पश्चिम में जाएंगे, अगर हम पश्चिम में जाएंगे तो हमारा माइनस होगा 4 डिग्री, 4 मिनट। 4 मिनट क्यों होगा, 4 मिनट क्यों होगा, क्योंकि 1 डिग्री पर 4 मिनट समय होता है। ठीक है, 1 डिग्री पर समय जो है वो 4 मिनट बढ़ जाता है अगर हम पूर्व में जाएंगे ग्रीनविच मीन टाइम के, अगर हम पश्चिम में जाएंगे तो घट जाएगा। अब देखिए हमारा जो भारत है वो हमारा किस उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारा उत्तर पूर्व में है। ठीक है, तो मान लीजिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, ये हमारा ग्लोब हो गया और यहाँ से अगर हम एक लाइन खींच दें, ये हमारे 0 डिग्री देशांतर हो गई और ये हमारी भूमध्य रेखा हो गई। तो भारत जो है वो यहाँ पे है, तो भारत जो है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो भारत जो है एक प्रकार से पूर्व में आता है। ठीक है, तो हमारा जो है वो 82.5 डिग्री जो है वो भारतीय मानक समय रेखा है। ठीक है, तो मैंने आप सभी को कहा कि 1 डिग्री पे कितना लगता है, तो 4 मिनट लगता है, तो 82 डिग्री पे कितना लगेगा, तो 82 और इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा, तो 4 दूनी 8 और 4 8 32। ठीक है, तो 328 मिनट। ठीक है, 328 मिनट आपका ये हो गया। ठीक है, और इसमें जो है 30 मिनट और ऐड कर लीजिए, 30 मिनट और ऐड कर लीजिए।
सॉरी 30 मिनट नहीं 2 मिनट, क्योंकि आधा डिग्री है ना, 82 के बाद जो है आधा डिग्री है, तो आधा डिग्री को पृथ्वी 2 मिनट लेगी, तो ठीक है, या 2 मिनट समय बढ़ेगा आधा डिग्री में, तो 330 मिनट हो गए, 330। ठीक है, अब उम्मीद है कितना आप समझ गए होंगे। तो मैंने कहा कि एक डिग्री पर जो है वो समय 4 मिनट बढ़ता है अगर हम पूर्व की तरफ जाएंगे तो। और हमारा भारत जो है वो 82.5 डिग्री भारतीय मानक समय रेखा मानी जाती है, तो 82 डिग्री का 328 मिनट हो गया, और आधा डिग्री का 2 मिनट, तो 330 मिनट हो गया। तो 330 मिनट को अगर हम घंटे में परिवर्तित करेंगे तो हम 60 से भाग दे देंगे, तो ये हमारा लगभग 5 घंटे 30 मिनट हो गया। ठीक है, तो ये आगे रहेगा क्योंकि पूरब में है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे और मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो इसमें जो है वैसे तो हमारा जो है वो सही विकल्प इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली जो है हम 5 घंटे मान सकते हैं। लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि अब ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा, आपको 5.5 घंटा जो है वो याद रखना है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि किस पठार पर जो है कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि कर्क रेखा और जो है भारतीय मानक समय रेखा जो है वो किस पठार पर एक दूसरे को काटती हैं। तो ये बघेलखंड का जो पठार है वहाँ पर जो है ये एक दूसरे को जो है इंटरसेक्ट करती हैं, इसीलिए हमारा जो सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। ये जो सवाल है हमारा 69वीं BPSC 2023 में पूछा गया सवाल है। देखिए, हमारा अगला सवाल है कि ग्रीनविच मीन टाइम, देखिए आपसे मैंने आपको जो समझाया वो आपसे BPSC TRE 3 में जुलाई 2024 में पूछा गया है। भारतीय मानक समय रेखा कितना आगे रहता है, तो 5.5 घंटा, 5.5 घंटा। अब कभी कभी आपसे कह दिया जाता है कि भारतीय मानक जो इंडियन जो ग्रीनविच मीन टाइम पर है वहाँ पे 12 बज रहे हैं, तो उससे जो 20 डिग्री पूर्व होगा वहाँ पे कितने बज रहे होंगे। तो आप सीधे सीधे जोड़ घटा लीजिएगा कि 20 चौको 80, तो 80 मिनट आप ऐड कर दीजिएगा। पूरब में है तो प्लस कर दीजिएगा, अगर पश्चिम में कहता है तो माइनस कर दीजिएगा। तो अगर हम 12 बज रहे हैं और उसमें 80 मिनट जोड़ेंगे तो आप समझ लीजिए कितना हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि आपसे पूछ रहा है कि सीमावर्ती देश जो है इस टॉपिक से है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा के क्या कहा जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि इसे जो कहते हैं वो मैकमोहन लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन कहते हैं। इसीलिए जो हमारा ए विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा। अब ये कब खींचा गया था, तो ये 1914 में खींचा गया था, याद रखिएगा 1914 में इसका निर्धारण हुआ था। देखिए, ये जो सवाल है आपका 67वीं BPSC एग्ज़ाम में 2022 में पूछा गया सवाल है। देखिए, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का जो सीमांकन है वो मैकमोहन रेखा करती है। इस रेखा का निर्धारण वर्ष 1914 में सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा किया गया था। अब ये है कहाँ, तो अरुणाचल प्रदेश का जो इलाका है वहाँ पे ये जो है वो मैकमोहन लाइन है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, म्यांमार के साथ जो है भारत के किन राज्यों की सीमाएँ मिलती हैं। आपसे अगले सवाल में पूछ रहा है कि म्यांमार के साथ जो है वो भारत के किन राज्यों की सीमाएं लगती हैं। 68वीं BPSC प्री 2022 में पूछा गया सवाल है। तो म्यांमार के साथ जो है वो जो सीमा लगती है वो अरुणाचल प्रदेश की लगती है, और नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की लगती है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जो है इनसे जो है वो म्यांमार की सीमाएं लगती हैं। अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा सीमा जो है वो अरुणाचल प्रदेश की लगती है 520 किलोमीटर, फिर नागालैंड 215, मणिपुर 398 और मिजोरम 510 किलोमीटर। ठीक है, ये जो है राज्य जो है वो मिजोरम म्यांमार की सीमा को जो है स्पर्श करते हैं। हमारा अगला सवाल है जो BPSC स्कूल टीचर में पूछा गया है 7/12/2023 को, कि निम्नलिखित में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक सीमा है। तो सबसे लंबी सीमा अगर हम बात करें तो बांग्लादेश के साथ है, कितनी है, तो 4096 किलोमीटर है। ठीक है, 4096 किलोमीटर है, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि भारत का जो है भौतिक विभाजन जो है उससे कुछ सवाल है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही की पहचान कीजिए। ग्रेटर हिमालय जो है वो अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है। आपसे कहा जा रहा है कि ग्रेटर हिमालय जो है वो अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है, तो ये हमारा जो है वो सही हो जाएगा। पहला विकल्प जो है वो सही है। निम्न हिमालय अपनी व्यापकता और अनुप्रस्थ वादियों के लिए जाना जाता है, तो जो हमारा दूसरा है वो हमारा गलत है। और शिवालिक जो है वो बाह्य हिमालय है जो उत्पत्ति में सबसे नवीन है, तो ये भी हमारा जो है वो सही है। तो जो हमारा पहला और तीसरा है वो हमारा सही है, इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है वो विचार कीजिए। देखिए,
संरचनात्मक दृष्टि से जो है मेघालय का पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है, आपसे कह रहा है। तो ये जो हमारा है वो सही है। ठीक है, आपसे अगला सवाल कह रहा है कश्मीर घाटी की रचना एक सम अभिनति के रूप में हुई है, तो ये भी हमारा सही है। ठीक है, और गंगा का मैदान एक अग्रगर्त के रूप में, तो ये भी हमारा जो है वो सही है। ठीक है, और हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय विसरण के फलस्वरूप हुई है। ठीक है, ऐसा कह रहा है, तो ये हमारा जो है वो गलत हो जाएगा। तो हमारा पहला, दूसरा और तीसरा सही है, इसीलिए जो है हमारा ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अब आप लोग जो है वो जो थोड़ा सा जो है एक्सप्लेनेशन जो है वो पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके या पीडीएफ लेके, क्योंकि मैं अगर एक्सप्लेनेशन पढ़ूंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। देखिए, हिमालय की उत्पत्ति जो होती हुई है वो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इसमें जो है वो चीनी प्लेट भी कह रहा है, इसीलिए हमारा जो है अंतिम वाला विकल्प जो है वो गलत है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है वो धारवाड़ भूस्तरीय चट्टान वाला नहीं है। ऐसा सवाल हमेशा आपसे पूछा जाता है, तो आपको जो है वो जितने भी बिहार की जो चट्टानी संरचना है उसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो हमारा जो रोहतास है, रोहतास जो है वो जो है धारवाड़ वाले भूस्तरीय चट्टान वाला जो है वो ज़िला नहीं है। अगर हम रोहतास की बात करें तो रोहतास जो है वो दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है, और इस क्षेत्र में जो है वो विंध्यन प्रकार की जो है वो भूस्तरीय संरचना पाई जाती है। ठीक है, बाकी मुंगेर, जमुई और नवादा में जो है वो धारवाड़ भूस्तरीय रचना पाई जाती है, लेकिन रोहतास में कैसी पाई जाती है, तो रोहतास में विंध्यन क्रम की जो है भू स्तरीय रचना पाई जाती है। और ये जो सवाल है आपका बीपीएससी प्री 2019 में आपसे पूछा गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हमारा अगला सवाल है जो बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में पूछा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था। तो भारतीय जो उपमहाद्वीप था वो हमारा गोंडवाना लैंड का भाग था। पहले जो है वो मुख्यतः जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग था, और जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसके माध्यम से जो है वो कई पार्टों में जो है वो टूट कर अलग अलग जो है कई जो है महाद्वीप टकराए, इसीलिए जो है वो एशिया महाद्वीप का भी निर्माण हुआ है। ठीक है, हमारा जो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार जो है भारतीय महाद्वीप एक विशाल भूभाग का हिस्सा था जिसे गोंडवाना लैंड कहते हैं। यह विशाल महाद्वीपीय क्रिटेशियस काल के दौरान भारत, दक्षिण अफ्रीका और अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में विभाजित हो गया था। ठीक है, देखिए भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार जो है वो भारत की निम्नलिखित भौतिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, आपसे कह रहा है। तो देखिए इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में जो है वो थोड़ा सा जो है मतभेद है, क्योंकि प्रारंभिक आंसर की में जो है वो इसको जो है ए माना गया था। तो एक सबसे ज़्यादा जो है आरोही क्रम में आपसे कह रहा है, मतलब बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले तटीय मैदान आ जाएगा, उसके बाद जो आ जाएगा आपका वो केंद्रीय उच्च भाग आ जाएगा, उसके बाद जो आपका आ जाएगा वो महान मैदान आ जाएगा, और फिर पर्वत आ जाएगा। तो इसमें जो है थोड़ा सा विवादित प्रश्न है, तो आप इसको जो है ध्यान रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को जो है वो उत्तर से दक्षिण की ओर मिलाइए। तो इसका मैं आपको शॉर्टकट में एक ट्रिक बता देता हूँ जो आपको हो सकता है याद हो जाए। तो सबसे पहले ऊपर देखिए, उत्तर से दक्षिण तक के, एल और जे और पी, डी और एस, ऐसे याद रखिएगा, के, एल, जे, पी, डी, एस। अगर आपको याद रहे तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। देखिए, के से आपका काराकोरम हो जाएगा, एल से आपका लद्दाख हो जाएगा, जे से आपका जास्कर हो जाएगा, पी से आपका पीर पंजाल हो जाएगा, और डी से आपका धौलाधर हो जाएगा, और यस से जो है वो आपका शिवालिक हो जाएगा। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि आपको उत्तर से दक्षिण क्रम में मिलाना है। तो मैंने पहले क्या बताया, पहले के से काराकोरम, तो काराकोरम नंबर 1 पे आ जाएगा। उसके बाद हमारा लद्दाख, तो लद्दाख हमारा नंबर 2 पे आ जाएगा। उसके बाद हमारा जास्कर, तो जास्कर हमारा नंबर 3 पे आ जाएगा। और उसके बाद जो है हमारा पीर पंजाल जो है वो नंबर 4 पे आ जाएगा। तो हमारा 2, 1 और 4, 3, 2, 1, 4, 3 हमारा बी विकल्प में दिया गया है, तो इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अब ऐसा आपसे पूछता रहता है, कभी उत्तर से दक्षिण और कभी दक्षिण से उत्तर। देखिए, गंगा के मैदान को एक के रूप में वर्णित किया गया है, तो ये हमारा 67वीं बीपीएससी प्री 2022 का सवाल है। तो गंगा का जो मैदान है उसे जो है वो जियो सिंक्लाइन के रूप में जो है वर्णित किया गया है, इसीलिए हमारा जो सी विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, हमारा अगला सवाल है कि बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। अब देखिए, सही मिलान करना है आपको। तो देखिए,
जो धारवाड़ चट्टान प्रणाली है वो सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम से बनी है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको दिख जाए। देखिए, तो धारवाड़ चट्टान की जो प्रणाली है वो कैसी बनी है, तो वो है जो सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम से। तो सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम जो है वो हमको 3 में दिख रहे हैं, तो पहले का हमारा 3 हो जाएगा। और विंध्यन जो प्रणाली है वो बलुआ पत्थर और चूना पत्थर आदि से निर्मित है, तो विंध्यन वाला हमारा जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। देखिए, तृतीय चट्टान प्रणाली जो है वो हमारा पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाती है, तो पश्चिमी चंपारण कहाँ है हमारा, 2 में हो जाएगा। और इसके अलावा जो है हमारा जो क्वाटरनरी चट्टान की जो प्रणाली है वो हमारा हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी के तीव्र जमाव से निर्मित है, तो इसीलिए हमारा सी का ए हो जाएगा। ठीक है, तो ए का हमारा 3 और जो बी का हमारा है वो 4, तो 3 4, और फिर सी का हमारा जो है वो 1 है, और डी का जो हमारा है वो 2 है। डी का हमारा जो है वो 2 है, तो 3 4 1 2। 3 4 1 2 आपका कहाँ किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो 3 4 1 2 आपका बी विकल्प में मिल रहा है, इसीलिए हमारा जो है बी विकल्प सही हो जाएगा। और 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में आपसे पूछा गया सवाल है। हमारा अगला सवाल है कि हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश क्या कहलाता है। तो बहुत ही आसानी से में याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार आपसे रिपीट होता है। हिमालय का जो पर्वतपदीय प्रदेश है उसे हम शिवालिक के नाम से जानते हैं, मतलब सबसे नीचे जो पड़ता है। ठीक है, तो शिवालिक के नाम से हम जानते हैं, और ये हमारा 43वीं बीपीएससी प्री 1999 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि हिमालय पर्वत की निम्नलिखित चोटियों में से कौन सी भारत में नहीं है। आपसे पूछा है कौन सी भारत में नहीं है, तो हमारा जो धौलागिरी है वो हमारा नेपाल में स्थित है। धौलागिरी हमारा नेपाल में स्थित है, और नंगा पर्वत जो है वो जास्कर श्रेणी में भारत के पीओके में, जो भारत का जो पीओके है उसमें स्थित है, जबकि जो कामेट है वो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड के गढ़वाल में। तो हमारा जो धौलागिरी है वो हमारा नेपाल में है, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। और ये जो सवाल आपका है वो बीपीएससी बीएओ मार्च 2024 में आपसे पूछा गया है। हमारा अगला सवाल है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी जो है वो हमारा कंचनजंगा है। ठीक है, और कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, तो 8586 मीटर। ये कहाँ पे है, तो भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। और आपसे बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में ये सवाल पूछा गया है, तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, कंचनजंगा भारत, सिक्किम और नेपाल के बीच स्थित है। यह जो है 8586 मीटर की ऊंचाई के साथ विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, तथा यह भारत की सबसे ऊंची चोटी पर है। इसके बाद जो है नंदा देवी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कंचनजंगा को बर्फ के 5 खजाने के रूप में भी जाना जाता है। हमारा अगला सवाल है जो बीपीएससी बीएओ मार्च 2024 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद है। ठीक है, तो सबसे लंबा हिमनद जो है उसे हम बतूरा कहते हैं, बतूरा, इसीलिए हमारा जो बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो दिए गए विकल्पों में बतूरा हिमनद की लंबाई जो है 57 किलोमीटर है। यह हिमालय का सबसे लंबा हिमनद है। यह काराकोरम रेंज में पीओके के अधिकृत जो है गिलगिट बाल्टिस्तान में स्थित है, और आयोग की उत्तर कुंजी में हिस्पर को सही माना गया है, परंतु हिस्पर की जो लंबाई है वो 49 किलोमीटर है। ठीक है, तो याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ है, तो ये जो है सेनोजोइक काल में हुआ है, सेनोजोइक काल में, इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। और ये जो सवाल है आपका 42वीं बीपीएससी प्री 1997 में जो है वो पूछा गया सवाल है। देखिए, शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण जो है सेनोजोइक महाकल्प में हुआ है, कि नियोसिन कल्प में प्लायोशीन युग में हुआ है, तो 2.58 से 5.33 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि वृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर, देखिए जो अगला सवाल है वो आपसे कह रहा है कि वृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर क्या स्थित है। तो पूर्वी छोर पर हमारा नामचा बरवा पर्वत है। नामचा बरवा पर्वत कहाँ है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में है, तो इसीलिए हमारा जो है वो सही विकल्प डी हो जाएगा। ये आपसे बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में पूछा गया सवाल है। नामचा बरवा पर्वत दक्षिण पूर्वी तिब्बत में हिमालय पर्वतमाला का एक भाग है। यह पर्वत हिमालय के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित है, और यह विश्व का 28वां सबसे लंबा पर्वत है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल जो है वो पार करती है। तो अटल टनल जो है वो पूर्वी पीर पंजाल को पार करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, हमेशा याद करके रखिएगा कि पूर्वी पंजाल को जो है वो अटल टनल पार करती है। और इसकी लंबाई कितनी है, तो अटल टनल की जो लंबाई है वो
9.02 किलोमीटर है, 9.02 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे पूछा जाता है। 66वीं बीपीएससी 2020 में पूछा गया सवाल है। और 9.02 किलोमीटर अटल टनल जो है हिमालय के पूर्वी बिल पंजाल श्रृंखला में लेह मनाली हाईवे पर हिमाचल प्रदेश में जो है वो बनाई गई है। अटल टनल रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लद्दाख को जो है सुदूर लाहौल और स्पीति घाटी से, देखिए लाहौल कहाँ से जोड़ती है, तो लाहौल और स्पीति घाटी तक जो है वो सभी मौसम में सड़क मार्ग को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। हालांकि सुरंग केवल लाहौल प्रदेश में केलांग के उत्तर में दारचा तक कनेक्टिविटी प्रदान करेगी और इसका निर्माण जो है वो BRO बॉर्डर रोड जो है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि अटल टनल जो है या रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो मैंने आप सभी को थोड़ी देर पहले बताया, इसकी जो लंबाई है वो 9.02 किलोमीटर है। और ये किसको पार करती है, तो पूर्वी पंजाल को पार करती है। और किसको किसको जोड़ती है, तो ये किसको जोड़ती है, लद्दाख को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। ठीक है, हमारा 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, देखिए हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को जो है वो विभाजित करती है। तो जो हमारी विंध्याचल श्रेणी है, विंध्याचल श्रेणी ये जो है ये गंगा के मैदान और दक्षिण में जो दक्कन का पठार है उसको विभाजित करती है। अगर हम मान लें कि ये हमारे भारत का मैप है, तो ये जो विंध्यन की श्रेणी है ये हमारा जो है गंगा के मैदान और दक्कन के पठार को जो है वो हमारा विभाजित करती है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो है विंध्याचल श्रेणी ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। और ये जो है आपका बीपीएससी CDPO प्री 2022 में आपसे पूछा गया सवाल है। विंध्याचल श्रेणी जो है दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। यह श्रेणी गंगा के मैदान में दक्कन के पठार को जो है वो विभाजित करती है। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर जो है वो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो है वो मिलते हैं। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, आप सभी को पता होगा कि जो नीलगिरी की पहाड़ी है, नीलगिरी पहाड़ी पर जो है वो पूर्वी और पश्चिमी घाट जो है वो मिलते हैं। हमारा 60 से जो है 62वीं बीपीएससी प्री 2016 में ये सवाल पूछा गया है। नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है और नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी जो है वो डोडा बेटा है, लगभग कितनी है, तो 2637 मीटर है। देखिए जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ पे कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित हैं, तो बार बार आपसे कई एग्जाम में केवल लैंग्वेज बदल के पूछा जा रहा है। तो वहाँ पे जो है वो नीलगिरी पहाड़ी जो है वो उपस्थित है। कौन सी, नीलगिरी पहाड़ियाँ। ठीक है, याद रखिएगा। 43वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है आपसे। हमारा अगला सवाल है कि भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बम्बई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है और इसका नाम जो है वो क्या रखा है, तो इसका नाम जो रखा है वो रमन सागर पर्वत रखा गया है, रमन सागर पर्वत। तो याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो है ये पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं, तो इसे हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं, सह्याद्री के नाम से। तो याद रखिएगा। 44वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है आपका, पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो अब की बार कर्नाटक और महाराष्ट्र पूछा है, हो सकता है अगली बार आपको गोवा पूछ ले कि गोवा में जो है पश्चिमी घाट को किस नाम से जानते हैं, तो सह्याद्री हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ जो हैं वो कौन है। तो कन्याकुमारी से जो सटी पहाड़ियाँ हैं हमारी कौन सी पहाड़ियाँ हैं, ये सवाल जो है आपका बीपीएससी जो है 2019 में पूछा गया है। तो ये हमारी जो है कार्डमम की पहाड़ियाँ जो है वो कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं, इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए पश्चिमी घाट हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई जो है लगभग 1500 किलोमीटर है। इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ी एक स्थलीकृत घाट है जहाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट मिलते हैं। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर क्या है, तो डोडा बेट्टा है। दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर क्या है, तो वो अन्नामलाई, जिसे हम अनाई मुड़ी भी कहते हैं। इसकी जो लंबाई है वो 2695 मीटर है। ठीक है, तो याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। ठीक है, तो कानन देवन और दार्जिलिंग और नीलगिरी की पहाड़ी पर जो है वो चाय बागान है, लेकिन गिरनार पर नहीं है। गिरनार कहाँ है, गुजरात में है। यहाँ पे जो है वो चाय बागान नहीं है, इसलिए हमारा जो डी विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा। और ये जो सवाल है हमारा बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया सवाल है। हमारा अगला सवाल है कि सोमेश्वर श्रेणी जो है निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है। तो जो सोमेश्वर श्रेणी है ये किसका एक भाग है, तो ये जो है वो हमारा शिवालिक श्रेणी का एक भाग है।
डी विकल्प हमारा जो है वो सही हो जाएगा। और ये जो सवाल है आपका बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2022 में पूछा गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। हमारा अगला सवाल है कि दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का भाग है। तो दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। मैंने आपको पहले भी करवाया है ये क्वेश्चन। तो गोंडवाना लैंड का भाग है दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि जो है ये गोंडवाना लैंड का भाग है। और आपसे जो है ये पूछा गया है किसमें, तो बीपीएससी 11वीं 12वीं का जो टीचिंग का एग्ज़ाम है 26/8/2023 को, ये उसमें पूछा गया है। अगर हम बात करें तो दक्षिणीय प्रायद्वीपीय उच्च भूमि जो है ये गोंडवाना लैंड का भाग है। इसमें मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र आदि के कुछ हिस्से जो हैं वो शामिल हैं। अगला सवाल है कि अन्नामलाई इलायची की पहाड़ियाँ और पालनी की पहाड़ियाँ जो हैं वो कहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। तो ये जो है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगी, तो ये आपको अनाईमुड़ी में देखने को मिलती हैं। कहाँ पे, अनाईमुड़ी में। इसीलिए हमारा जो ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। और ये जो सवाल है आपका बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में पूछा गया सवाल है। अनाईमुड़ी भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है। यहाँ केरल के एर्नाकुलम जिला और इडुक्की जिला जो है वो स्थित है। यहीं पर अन्नामलाई इलायची और पालनी की पहाड़ियाँ जो हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो हमारा सेशन का लास्ट सवाल है जो इसका जो है जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो ये जो है आपको जो है वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो है उत्तर देना है। अब आप अगर उत्तर देंगे तो आपको काफ़ी लंबे समय तक चीज़ें याद रहेंगी। एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए, इसीलिए जो है आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो हम ऐसे ही अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। और उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।